किडनी का फंक्शनल यूनिट है। नेफ्रॉन किडनी का फंक्शनल यूनिट है। इसका ये मतलब है कि किडनी में जो यूरिन बनता है वो नेफ्रॉन की वजह से बनता है। यूरिन बनने में जितने भी स्टेप्स इन्वॉल्व हैं, जितने भी इवेंट्स हैं, जितने भी मराहल हैं, वो सारे नेफ्रॉन में ही मुकम्मल किए जाते हैं। और एक किडनी में 1 मिलियन से ज्यादा नेफ्रॉन होते हैं, 10 लाख। अब इस नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर क्या है उसके बारे में बात करते हैं। नेफ्रॉन के 5 कंपोनेंट हैं, 5 इसके पार्ट हैं। नंबर 1 रीनल कार्पसल, और इसके फिर फर्दर 2 पार्ट होंगे, ग्लोमेरुलस और बोमेन कैप्सूल। इसकी आएगी डिटेल अभी। बोमेन कैप्सूल के पीछे एक ट्यूब्यूल अटैच होगी जो बहुत ज्यादा फोल्डेड ट्यूब्यूल होगी, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। थर्ड पार्ट है लूप ऑफ हेनले। ये हेयर पिन की शक्ल में है, ये लूप की शक्ल में है। फिर होगी डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। ये भी बहुत ज्यादा फोल्डेड ट्यूब्यूल है। अब इसको डिस्टल इसलिए कह रहे हैं कि ये बोमेन कैप्सूल पॉइंट ऑफ रेफरेंस से दूर है। प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल को इसलिए प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल कहा जाता है, वो रेफरेंस पॉइंट यानी बोमेन कैप्सूल के करीब है। और लास्ट पार्ट है नेफ्रॉन का जो बेसिक कंपोनेंट है, कलेक्टिंग डक्ट। अब इन तमाम पार्ट को इस डायग्राम में जरा देखिए। ये इसमें आप देख सकते हैं बोमेन कैप्सूल और ग्लोमेरुलस, इन दोनों को कलेक्टिवली मुश्तरका तौर पे हम क्या कहते हैं, रीनल कार्पसल। उससे पीछे है प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, और फिर ये ऐसे लूप लाइक स्ट्रक्चर बनी है, हेयर पिन जैसी स्ट्रक्चर, इसको लूप ऑफ हेनले कहा जाता है। और ये है डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, और फाइनली है कलेक्टिंग डक्ट। और यहाँ पे एक बड़ी अहम ऑब्जर्वेशन आप देख सकते हैं, कर सकते हैं कि कलेक्टिंग डक्ट एक नेफ्रॉन की एक कलेक्टिंग डक्ट नहीं है, बल्कि कलेक्टिंग डक्ट इज कॉमन फॉर मैनी नेफ्रॉन। जैसे ये जो ब्रांच नजर आ रही है, इट मीन यहाँ पे एक और नेफ्रॉन की डिस्टल ट्यूब्यूल अटैच है, इधर भी एक डिफरेंट नेफ्रॉन की डिस्टल ट्यूब्यूल अटैच है, इधर भी और इधर भी। इट इज कॉमन फॉर मैनी नेफ्रॉन। अब फर्दर हम इसमें रीनल कार्पसल को एक्सप्लेन करते हैं। रीनल कार्पसल, बल्कि उससे पहले नेफ्रॉन की जितने कंपोनेंट मैंने आपको बताए हैं, इनकी जो ब्लड सप्लाई है, इनको ब्लड कहाँ से सप्लाई हो रहा है, किन ब्लड वेसल के थ्रू सप्लाई हो रहा है, उसकी भी बात कर लेते हैं।
बोमेन कैप्सूल में एक आर्टरी एंटर हो रही है, स्मॉल आर्टरी, एफरेंट आर्टरियोल, और ये आर्टरी पीछे अटैच एक बड़ी आर्टरी के साथ रीनल आर्टरी, बल्कि इसको मैं एक डिफरेंट वे से आपको एक्सप्लेन करता हूँ। अबडोमिनल अयोर्टा की एक ब्रांच है रीनल आर्टरी, ये किडनी में एंटर होगी। रीनल आर्टरी आगे ब्रांचेस में तकसीम हो जाएगी तो बहुत सारी बनेगी एफरेंट आर्टरियोल्स। अब ये एफरेंट आर्टरियोल्स बोमेन कैप्सूल में एंटर होती हैं और डिवाइड होकर कैपिलरीज की शक्ल अख्तियार कर लेती हैं, और कैपिलरी एक गुच्छे की शक्ल में बॉल लाइक हैं। इन बॉल लाइक अरेंजमेंट ऑफ कैपिलरीज को आपने क्या कह दिया? ग्लोमेरुलस। फिर ग्लोमेरुलस की कैपिलरी दोबारा कंबाइन हुई, एक और आर्टरियोल बन गई जिसको इफरेंट आर्टरियोल कहा। एफरेंट आर्टरियोल is leading toward glomerulus या बोमेन कैप्सूल, और efferent arteriole is leading away from बोमेन कैप्सूल। और दोनों में जो ब्लड है उसकी कंपोजिशन का एक बड़ा फर्क होगा। एफरेंट आर्टरियोल में जो ब्लड है इसमें बहुत सारे नाइट्रोजन वेस्ट होंगे, एक्सेसिव वाटर भी होगा। लेकिन इफेरेंट आर्टरियोल में नाइट्रोजन वेस्ट नहीं है और वाटर भी एक्स्ट्रा नहीं है। इसका मतलब ये है कि दोनों चीजें फिल्टर हो गई। वो फिल्ट्रेशन किसने की है? ग्लोमेरुलस ने की है। तो एफरेंट आर्टरियोल का जो है वो बोमेन कैप्सूल में एंटर होकर कैपिलरीज की शक्ल अख्तियार करती है। उन कैपिलरी का नाम क्या होगा? ग्लोमेरुलस। फिर ये ग्लोमेरुलर कैपिलरी फिर कंबाइन होती हैं, फिर एक आर्टरी बनती है आर्टरियोल, इफरेंट आर्टरियोल। अब इफरेंट आर्टरियोल फिर कैपिलरीज में डिवाइड हो जाती है। अब ये कैपिलरी नेफ्रॉन की प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल को और डिस्टल ट्यूब्यूल को सराउंड कर लेती हैं। जैसे ये इस एरिया को देखिए, ये इसको मैं हाईलाइट करता हूं, इस एरिया को। यहाँ पे प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल और डिस्टल ट्यूब्यूल के इर्द गिर्द ब्लड कैपिलरी का एक नेटवर्क नजर आ रहा है। इन ब्लड कैपिलरी को पेरिट्यूब्यूलर कैपिलरी कहा जाता है। तो व्हाट आर पेरिट्यूब्यूलर कैपिलरी? वो कैपिलरीज हैं, ब्लड कैपिलरीज हैं जो प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल और डिस्टल ट्यूब्यूल को सराउंड करती हैं। उनके इर्द गिर्द ये नेटवर्क बना हुआ है। फिर इनमें से जो कैपिलरीज की एक ब्रांच निकलेगी और ये कैपिलरी लूप ऑफ हेनले को सराउंड कर लेती है। ये इन कैपिलरी को वेजा रेक्टा कहा जाता है। वेजा रेक्टा, नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज ब्लड वेसल्स अराउंड द लूप ऑफ हेनले। अब ये जो पेरिट्यूब्यूलर कैपिलरी है या ग्लोमेरुलर कैपिलरी हैं, इनमें एक बड़ा यूनिक फीचर आपको नजर आ रहा होगा। ये जो आम ब्लड कैपिलरी हैं उनसे डिफरेंट पता कैसे है? कैपिलरी नेटवर्क बनता है आर्टरी और वेन्स के दरमियान, और ये जो ग्लोमेरुलर कैपिलरी हैं ये तो बन रही है आर्टरी और आर्टरी के दरमियान। तो दिस इज
यूनिक फीचर। इसी तरह पेरिटेब्युलर कैपिलरी, ये भी किसके दरमियान बन रही है? बिटवीन द आर्टरीज। तो नेफ्रॉन की जो ब्लड सप्लाई है उसमें ये बड़ा एक यूनिक फीचर है। अब आपको ये बात भी याद आ गई होगी कि जो आर्टरी और आर्टरी के दरमियान कैपिलरी नेटवर्क होता है ना, उसको हम पोर्टल सिस्टम कहते हैं। जैसे वो, अगर आपको याद हो, हमने फर्स्ट ईयर में पढ़ा था हिपैटिक पोर्टल सिस्टम। ये वेन्स और आर्टरी के दरमियान कैपिलरीज नहीं बनती, ये बिटवीन द आर्टरीज बनता है ये सिस्टम। और आपकी बॉडी में ये जो पोर्टल सिस्टम ये बड़े थोड़े हैं। एक तो वो हिपैटिक पोर्टल सिस्टम आपने पढ़ा है कि डाइजेस्टिव सिस्टम की आर्टरी और लीवर की आर्टरी के दरमियान कैपिलरी नेटवर्क होता है। एक एग्जांपल आज आप यहाँ पे पढ़ रहे हो, ग्लोमेरुलस और पेरिटेब्युलर कैपिलरी। और एक एग्जांपल जो है वो हम उसमें नर्वस सिस्टम वाले चैप्टर में जाकर पढ़ेंगे, हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी ग्लैंड। पता है ये दोनों आपस में अटैच होते हैं, इनकी भी आर्टरी और आर्टरी के दरमियान ही कैपिलरी का नेटवर्क बनता है। ये खैर हम उस चैप्टर में, उस टॉपिक में इसको डिस्कस करेंगे। तो नेफ्रॉन के बेसिक कंपोनेंट भी आपके सामने हैं और इनकी जो ब्लड सप्लाई है वो भी आपके सामने है। अब इस सारे स्ट्रक्चर में आप ये देखिए कि लूप ऑफ हेनले जो है, फर्दर उसके दो पार्ट हैं, डिसेंडिंग लिम्ब और असेंडिंग लिम्ब। ओके, अब हम नेफ्रॉन की दो टाइप्स डिस्कस करते हैं। ये हमारे किडनी में नेफ्रॉन की दो टाइप्स हैं। पहले तो इस डायग्राम को समझिए कि यहां से लेकर यहां तक ये सारी स्ट्रक्चर रीनल पिरामिड है, जो लास्ट लेक्चर में हमने देखा था, रीनल पिरामिड। अब रीनल पिरामिड का एक हिस्सा, सॉरी इसको मैं दोबारा बता दूं, यहां से लेकर यहां तक स्ट्रक्चर जो है ये रीनल पिरामिड है। ये और रीनल पिरामिड की ये वाली साइड ऊपर किडनी के किस पोर्शन के साथ टच कर रही है? कॉर्टेक्स के साथ। ये रीजन सारा कॉर्टेक्स है, रीनल कॉर्टेक्स। अब जो नेफ्रॉन कॉर्टेक्स रीजन में मौजूद होते हैं, इनको कार्टिकल नेफ्रॉन कहा जाता है। नेफ्रॉन का मैक्सिमम पोर्शन किडनी के किस पार्ट में पड़ा हुआ है? कॉर्टेक्स में। हाँ, लूप ऑफ हेनले थोड़ी सी मेडुला तक पहुंची हुई है, लेकिन वो मेडुला का कौन सा पार्ट है? वो आउटर मेडुला कहते हैं उसे। तो कार्टिकल नेफ्रॉन वो होते हैं जो मैक्सिमम पोर्शन कॉर्टेक्स रीजन में होता है, और लूप ऑफ हेनले मेडुला के आउटर पार्ट तक मौजूद होती है। और ये इनकी लूप ऑफ हेनले बहुत ज्यादा लंबी नहीं होती। हमारे किडनी में राउंड अबाउट 85% नेफ्रॉन इसी टाइप के हैं, कॉर्टिकल नेफ्रॉन। अराउंड अबाउट 85% नेफ्रॉन, मैक्सिमम नेफ्रॉन इस कैटेगरी से ही बिलोंग करते हैं, कॉर्टिकल नेफ्रॉन। तो 15% नेफ्रॉन हमारे किडनी में है जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन। अब इनको जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन क्यों कहा जा रहा है? कि दे आर प्रेजेंट एट बॉर्डर जंक्शन ऑफ कॉर्टेक्स एंड मेडुला।
यहाँ पे ये जो मैंने येलो लाइन लगाई है, ये समझें कॉर्टेक्स और मेडुला का बॉर्डर है, जंक्शन है। तो यहां से ये नेफ्रॉन स्टार्ट होते हैं और इनकी जो लंबी लूप ऑफ हेनले है, लॉन्ग लूप ऑफ हेनले, ये मेडुला की गहराई तक, इनर मेडुला तक गई होती है। थोड़ा सा पोर्शन इनका कॉर्टेक्स में है और लूप ऑफ हेनले, लॉन्ग लूप ऑफ हेनले इनकी मेडुला में मौजूद है। और ये नेफ्रॉन टिपिकली इन्वॉल्व हैं, खास तौर पे इन्वॉल्व हैं कंसंट्रेटेड यूरिन प्रोड्यूस करने के लिए, क्योंकि लूप ऑफ हेनले जितनी ज्यादा लॉन्ग होती है तो यहां से वाटर रीअब्जॉर्प्शन के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। तो इस तरह कंसंट्रेटेड यूरिन प्रोड्यूस होता है। तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ नेफ्रॉन। तो नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर में बहुत इंपॉर्टेंट जो पार्ट है ना, वो रीनल कार्पस्कल है। मैंने भी बताया कि रीनल कार्पस्कल दो पार्ट्स पर मुश्तमिल है, एक बोमेन कैप्सूल, दिस वन बोमेन कैप्सूल, ये बायोलॉजिस्ट साइंटिस्ट के नाम पे, जी मिस्टर बोमेन के नाम पे, जिन्होंने इसको पहली दफा डिस्कवर किया था, बोमेन कैप्सूल। और बोमेन कैप्सूल ने ब्लड कैपिलरी को सराउंड किया हुआ है और बॉल ऑफ दीज ब्लड कैपिलरीज नोन एज ग्लोमेरुलस। ग्लोमेरुलस क्या है? बॉल ऑफ ब्लड कैपिलरीज सराउंडेड बाय बोमेन कैप्सूल। अब बोमेन कैप्सूल क्या है? नेफ्रॉन का कप शेप पोर्शन है, कप शेप स्ट्रक्चर है जिसने ग्लोमेरुलस को सराउंड किया हुआ है। तो दोनों का कॉम्बिनेशन क्या कहलाएगा? रीनल कार्पस्कल। इनको रीनल कार्पस्कल भी कह सकते हैं या इनको मालपीजियन कार्पस्कल भी कह सकते हैं। रीनल कार्पस्कल या मालपीजियन कार्पस्कल। अब बोमेन कैप्सूल बाहर तो आपको यही लग रहा है कि बड़ी सिंपल स्ट्रक्चर है, ब्लड कैपिलरी की एक बॉल है, क्लस्टर है और उसको एक कप शेप स्ट्रक्चर ने घेरा हुआ है, एनक्लोज किया हुआ है। लेकिन अगर आप इसकी एनाटॉमी, हिस्टोलॉजी डिटेल से स्टडी करें तो ये स्ट्रक्चर एक्चुअली आपको कैसी नजर आती है। तो इस स्ट्रक्चर को समझिएगा, क्योंकि फिर नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा फॉर्मेशन ऑफ यूरिन, उसमें बड़ी हेल्पफुल है। ये रीनल कार्पस्कल, इसमें ये पोर्शन है जी ब्लड कैपिलरी, ये ब्लड गुजर है। अब ब्लड कैपिलरी में आप जानते हैं कि इसकी जो वॉल होती है किन सेल से मिलकर बनी होती है? एंडोथेलियल सेल। कोई भी ब्लड कैपिलरी हो, इट्स वॉल हैज सिंगल लेयर ऑफ एंडोथेलियल सेल। लेकिन यहां पे इस ब्लड कैपिलरी में, ग्लोमेरुलर कैपिलरी में, एंडोथेलियम में एक बड़ी अनोखी बात क्या है कि इन एंडोथेलियम सेल के ऊपर सुराख बने हुए हैं, अंदर सुराख बने हुए हैं, सेल के आर पार सुराख बने हुए हैं जहां से ब्लड फिल्टर हो सकता है, और इन सुराखों को फेनेस्ट्रेशंस कहा जाता है। दीज आर नोन एज फेनेस्ट्रेशन। तो आम एक कॉमन ब्लड कैपिलरी में और ग्लोमेरुलर कैपिलरी में एक बहुत बड़ा डिफरेंस है कि ग्लोमेरुलर ब्लड कैपिलरी के एंडोथेलियम सेल्स पे परफोरेशंस हैं, पोर्स हैं, जिनको फेनेस्ट्रेशंस कहा जाता है। फिर इस ब्लड कैपिलरी, ग्लोमेरुलर कैपिलरी के नीचे
एक मेम्ब्रेन होगी जिसको बेसमेंट मेम्ब्रेन कहा जाएगा, और फिर बेसमेंट मेम्ब्रेन के नीचे बोमेन कैप्सूल के एक लेयर होगी, मेम्ब्रेन होगी, जिसको विसरल एपिथेलियम कहा जाएगा। तो बोमेन कैप्सूल की वो लेयर जो ग्लोमेरुलर कैपिलरी की बेसमेंट मेम्ब्रेन के नीचे है, उसे हम क्या कह रहे हैं? विसरल एपिथेलियम। और ये जो विसरल एपिथेलियम में सेल नजर आ रहे हैं, ये सेल कुछ आपको इस तरह की शेप के नजर आ रहे हैं, ये सेल का न्यूक्लियस, और इधर ऐसे कोई फुट लाइक प्रोसेस बने हुए हैं ये। तो ये स्पेशल टाइप का जो सेल होता है ना, इसको पोडोसाइट कहा जाता है, पोडोसाइट। खैर, तो बोमेन कैप्सूल के वो सेल जो ग्लोमेरुलर कैपिलरी के इर्द गिर्द लिपटे हुए हैं, उनको सराउंड किया हुआ है, उन सेल्स को हम विसरल एपिथेलियम कहते हैं। फिर थोड़े से स्पेस के बाद, गैप के बाद, ये एक और लेयर है बोमेन कैप्सूल के सेल्स की, इसको पैराइटल एपिथेलियम कहा जाता है। तो बोमेन कैप्सूल की दो लेयर्स हो गई, विसरल, थोड़े से गैप के बाद पैराइटल। इट मीन दोनों लेयर के दरमियान एक स्पेस है जिसे बोमेन कैप्सूल स्पेस कहा जाता है। और अगर आप मजीद गौर से देखें इस डायग्राम को, तो जो विसरल एपिथेलियम सेल्स हैं, इनके दरमियान गैप्स हैं। मैं एक गैप को यहाँ पे हाईलाइट करने लगा हूं, ये जहां से मैंने ग्रीन कलर की लाइन ड्रॉ की है। तो ये जो लाइंस है ना, इनको फिल्ट्रेशन स्लिट्स कहा जाता है, जहां से फ्लूइड गुजरकर बोमेन कैप्सूल में दाखिल होगा। अब इस पूरी स्ट्रक्चर रीनल कार्पस सेल का फंक्शन पता क्या है? इट एक्ट एज फिल्टरिंग यूनिट। इस पूरी स्ट्रक्चर ने ब्लड को फिल्टर करना है। अब ये फिल्ट्रेशन कैसे हो रही होती है? फिल्ट्रेशन में ये ब्लड में से मुख्तलिफ मटेरियल, नाइट्रोजन वेस्ट, एक्स्ट्रा वाटर एंड अदर मटेरियल फिल्टर होकर किस में आ जाएगा? बोमेन कैप्सूल में आ जाएगा। मजीद डिटेल अभी हमने इसकी कल वाले लेक्चर में देखनी है। अब ओवरऑल नेफ्रॉन का फंक्शन क्या है? वेरी सिंपल, अगर आप बताएं तो नेफ्रॉन यूरिन फॉर्मेशन कैसे करता है? फर्स्ट स्टेप तो ये होगा कि ब्लड में से नाइट्रोजन वेस्ट फिल्टर होकर नेफ्रॉन में आ जाते हैं, वाटर और नाइट्रोजन वेस्ट फिल्टर होकर नेफ्रॉन में एंटर हो जाते हैं। यहां से फिल्ट्रेट में से जो जरूरी चीजें हैं, वाटर, साल्ट, वो रीअब्सॉर्ब हो जाते हैं, और फाइनली वाटर और नाइट्रोजन वेस्ट यूरिन की फॉर्म में बॉडी में से रिमूव कर दिए जाते हैं। पहले फिल्ट्रेशन की, फिर फिल्ट्रेट में से यूजफुल सब्सटेंसेस रीअब्सॉर्ब किए, और बाकी सारे मटेरियल को यूरिन की शक्ल देकर उसको किडनी की कैविटी में एंटर कर दिया, रीनल पेल्विस में एंटर कर दिया। अब ये सारा प्रोसेस नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं कि यूरिन फॉर्मेशन कैसे होती है। तो दैट्स ऑल अबाउट स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन। Any question, please?